जय हिंद आप सभी को। नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह एकेडमिक्स नाम के अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पॉसिबिलिटी है कि ये लास्ट क्लास होगी। तो इस लास्ट क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, इसको पढ़ा जाए और समझ के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए क्या कह रहा है सवाल, सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कहा गया सिद्ध कीजिए कि बिंदु A, B और C संरेख हैं। यहाँ पर क्या है, संरेख। प्रूव करना है कि 3 पॉइंट संरेख हैं, यानी कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस A, B एंड C आर कोलिनियर। 3 बिंदुओं को अगर संरेख प्रूव करना है, अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, तो आपके पास क्या तरीका है। 3 बिंदुओं को संरेख प्रूव करने के लिए आपको तरीका बताया गया है कि आप मान लीजिए कि उन 3 बिंदुओं से एक ट्रायंगल बनता है, और फिर उस ट्रायंगल का आप एरिया निकालिए, और उस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। और ट्रायंगल कब नहीं बनता है, जब कभी भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में होंगे तभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसके अलावा और कोई भी कंडीशन हो, अगर 3 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट इधर उधर जरा सा भी डिस्प्लेस हुआ तो तुरंत वो ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, वो ट्रायंगल बना लेंगे। तो कहने का मतलब है अगर ट्रायंगल छोटा सा भी बनेगा तब भी उसका कुछ ना कुछ एरिया जरूर मिलेगा। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आपको मिल जाता है, किसी ट्रायंगल का एरिया आपको 0 मिल जाता है, तो इसका मतलब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। और ट्रायंगल ना बनने की केवल एक स्थिति है कि जब 3 बिंदु एक ही लाइन में होंगे तभी ट्रायंगल नहीं बनेगा। यानी कभी भी आपको 3 पॉइंट्स को एक लाइन में प्रूव करना हो, संरेख प्रूव करना हो, कोलिनियर प्रूव करना हो, तो आप उन 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, वो 0 आ जाना चाहिए। अगर कभी कोई 3 बिंदु संरेख दे रखे हों और कुछ प्रूव करना हो, तो आप उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर लेकर चलिए, जो भी प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो यहां पर हम फिलहाल क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उस एरिया को देखेंगे 0 आना चाहिए। गिवन पॉइंट्स क्या हैं, गिवन पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 6, 9, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -6, -7। एबीसी के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम, तो आप क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। इनको आप क्या कह देंगे, ये है आपका x1, y1, ये है आपका x2, y2 और ये है आपका x3, y3। अगर देखिए त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए जरा, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर x1 हो जाएगा 6, y2 माइनस y3, y2 का मतलब 1 माइनस y3 का मतलब माइनस का 7 दैट इज +7 प्लस x2 का मतलब 0, तो आगे कुछ भी हो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस x3 वाला टर्म लिख लीजिए। x3 कितना है, माइनस का 6 और ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 दैट इज 9 - 1। ये आपका हो जाएगा 1/2, 7 1 8 6 48 और 9 में से 1 चला गया 8, 8 6 48 माइनस का 48 में 48 चला गया 0, तो ये कितना आ गया 0। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 आ गया। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल शून्य है, अतः ए बी
तथा सी संरेख होंगे। ये आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0 सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर या विल बी कोलिनियर। ठीक, ये सवाल हो गया आपका, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु इतने इतने और इतने संरेख है तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर 0। अब इस बार संरेख दे रखा है तो इन तीनों शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, उसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे तो जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। देखिए ये भी देख लीजिए फटाक से सवाल। माना ये क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 7 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे लिखेंगे सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, क्योंकि ए बी सी संरेख हैं इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि ये संरेख है तो 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। 1/2 उधर जाके 0 हो जाएगा। बाकी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज रख दीजिए। ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। तो x1 x y2 x1 y1 x2 y2 7 माइनस y3 5 प्लस x2 माइनस 5 y3 माइनस y1 y3 मतलब 5 y1 का मतलब y प्लस x3 मतलब -4 y1 का मतलब y और y2 का मतलब 7 इज इक्वल टू 0। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, जो भी प्रूफ करना है आपको वो आ जाएगा। 7 में से 5 चला गया, 2x बचेगा, -5 से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 25 और प्लस का 5y, माइनस का 25 और प्लस का 5y, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का 4y और प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया 2x प्लस का y और 28 में से 25 चला गया, प्लस का 3 बराबर 0। देखिए यही आपको प्रूव करना था। आसान क्वेश्चन है। अगर संरेख प्रूव करना हो तो एरिया निकाल लीजिए, 0 आ जाएगा। संरेख दे रखा हो, कोलिनियर दे रखा हो तो आप 0 के बराबर लेकर चलिए। जो भी कंडीशन आपको प्रूव करनी है वो कंडीशन आपकी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पढ़ लीजिए। कहा गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक कितने, इतने और इतने हैं। अब इसको आप लगाइएगा, इसमें ABC देख के आप डर मत जाइएगा कि अब इस बार कोऑर्डिनेट तो ABC में दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गिनतियां हो, ABC हो, XYZ हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही रहेगा। पहला पॉइंट जो होगा आपका, उसको आप x1 y1 कह देंगे, दूसरे को आप x2 y2 कह देंगे और तीसरे को x3 और y3 कह देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाइए, x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यूज को यूज कर लीजिए, ठीक से कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये सवाल आपका होमवर्क। अगला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष इतने इतने और इतने हैं, ये कहा गया है। एक रेखा DE है जो AB व AC को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो आपको सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC बराबर होगा 9 टाइम्स ट्रायंगल ADE के, यानी कि ट्रायंगल ABC बराबर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज ADE के 9 गुने क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, 9 टाइम्स। तो देखिए एक रफ फिगर बनाते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन किया जाता है। सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC हम बनाएंगे, तो एक ट्रायंगल ABC ये बना लिया गया।
ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3,0, बी के हैं 0,6 और सी के हैं 6,9। ठीक। फिर कहा गया एक रेखा डीई ए बी और ए सी को 1:2 के अनुपात में बांटती है। ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी को 1:2 में, यानी ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2, तो ये डी हो गई। ये हो गया डी और ये हो गया कितना, ई। क्या कहा गया, डीई रेखा जो है, यानी ये वाली लाइन जो है, ए बी को और ए सी को 1 और 2 के रेशियो में बांटती है, यानी कि ऊपर वाला ये रेशियो 1 है और ये वाला कितना है 2, ये वाला 1 है और ये वाला कितना है 2। आपको प्रूफ क्या करना है कि पूरे एरिया ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो एडीई, यानी ऊपर वाले इस भाग के एरिया का 9th ये होगा। एबीसी का जो एरिया होगा वो इस एरिया का 9 गुना होगा। जितना डॉटेड है एडीई का 9 गुना होगा पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो जो भी प्रूफ करना है, ये इतना कोई मैटर नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है कि क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो देख लीजिए, फिर क्या निकालना है उस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में एक रिलेशन आपको प्रूफ करना, 9 गुना 8 गुना 4 गुना जितना भी है वो तो बाद में आ ही जाएगा। कुल मिला के हमको समझना है कि ट्रायंगल ऑफ एबीसी का एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए आप, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालिए। इन दोनों में एक संबंध प्रूफ करना है, वो संबंध कितना आएगा वो बाद में देखेंगे। तो इन दोनों का एरिया पहले आपको निकालना पड़ेगा। इन दोनों का एरिया निकालने में पहले एबीसी का आप एरिया सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि ए बी और सी तीनों ही निर्देशांक आपको मालूम है, कोऑर्डिनेट्स मालूम है। तो जब ट्रायंगल के वर्टिसेस मालूम है तो ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो एबीसी का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, वो निकाल लें पहले। उसके बाद एडीई का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखिए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष क्या क्या दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,6 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6,9। ठीक है, ये आपके हो गए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फॉर्मूला आप यूज करेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। 1/2 x1 का मतलब 3 और y2 का मतलब 6 माइनस 9 प्लस x2 का मतलब 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। x3 का मतलब 6 और y1 माइनस y2 दैट इज 0 माइनस 6। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा 1/2। ये माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 आएगा और ये माइनस का 36 आएगा। 3 0 0 6 6 और 9। ठीक, x1 का मतलब 3 हो गया और y2 माइनस y3। ठीक, 3 6 माइनस 9। ठीक है, y2 माइनस y3। तो ये आ जाएगा आपका 9, 6 में से 9 चला गया 3, 3 3 9 और ये 6 6 36 माइनस का, तो यानी ये कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी ये
माइनस का 45/2 आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक आ रहा है? एक सेकेंड, इसके वर्टिसेस जो हैं वो आप कंफर्म कर लीजिए एक बार। तीन 00669। ठीक, चलिए ठीक, सही है। x2 0 हो गया, x3 6, y1 -2 0 -6। ठीक है, जो भी आया है ये नेगेटिव नहीं आएगा, फिलहाल पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आया है 45/2, इक्वेशन नंबर 1। अब हमको एरिया ऑफ ADE निकालना है, और ADE निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, D और E के कोऑर्डिनेट चाहिए। D और E के चाहिए कोऑर्डिनेट्स। D और E के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे वो ये समझिए आप। सवाल में आपसे कहा गया कि D पॉइंट जो है वो AB को 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। तो अगर आप इस बात को ध्यान से देखें, AB एक लाइन सेगमेंट है, AB एक रेखाखंड है जिसके निर्देशांक हमको x1 y1 x2 y2 मालूम है, और AB को अंतः विभाजित करने वाला एक बिंदु, AB रेखा को अंदर से, D पॉइंट जो है ये AB को अंदर से विभाजित कर रहा है, इंटरनली जो है इसको डिवाइड कर रहा है। तो इंटरनली डिवीजन का जब मामला है तो अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, m1:m2 हो जाएगा, और m1:m2 जब हो जाएगा तो हम D के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से AC को जब लेंगे तब E के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो पहले D और E के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, और जब D और E के मिल जाएंगे तो ADE तीन शीर्षों के निर्देशांक मिल जाएंगे, तो हम ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करें, D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लिखेंगे, लिखिए क्योंकि D AB को 1:2 में अंतः विभाजित करता है, इसलिए अंतः विभाजन से D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। देखिए AB आपने माना है और इधर से रेशियो ले रहे हैं, तो ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ये x1 y1 x2 y2 होगा, तो क्या होगा, m1x2, m1 का मतलब 1 और x2 का मतलब 0, 1 × 0 प्लस m2 का मतलब 2 और x1 का मतलब 3 / 1 + 2, यानी ये आ जाएगा आपका x = कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 और बटे 3, 6/3 का मतलब 2। तो D का पहला कोऑर्डिनेट जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। Y निकाल लीजिए, m1y2 + m2y1/m1 + m2 कितना हो जाएगा, फिर वही m1 का मतलब 1, y2 का मतलब 6 प्लस m2 का मतलब 2 और y1 का मतलब 0 / 1 + 2, फिर से 6/3 दैट इज 2। इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट्स क्या गए, 2, 2। इसलिए लिखेंगे D के निर्देशांक क्या हो गए, 2, 2।
इसी तरीके से ई के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं, तो लिखिए इसी प्रकार ई किसको डिवाइड करता है, AC को। ई AC को 1:2 में अंतः विभाजित करता है। जितनी बात आपको समझाई गई थी बस वही लिखा जा रहा है, और इसमें कुछ नया नहीं है। ई जो है वो AC को 1 और 2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो इसीलिए ई के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला x बराबर फिर से वही हो जाएगा m1 x2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, m1 x2 1 × 6 m2 x1 का मतलब 3 अपॉन 1 + 2, यानी कितना हो जाएगा, इधर इसको आप रब कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12/3 यानी 3 × 12। y बराबर m1 y2 + m2 y1 अपॉन y बराबर m1 y2 1 × 9 + 2 × 0, 1 × 9 + 2 × 0 अपॉन 1 + 2, यानी आ जाएगा 9/3। 9/3, 9/3 का मतलब 3, इसलिए E के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 4,3। ये आपके E के कोऑर्डिनेट्स आ गए। करना क्या है आपको त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में रिलेशन प्रूफ करना है। ABC का एरिया आप निकाल चुके हैं, ADE का निकालना है। ADE का एरिया निकालने के लिए आपको ADE के तीनों वर्टिसेस चाहिए थे, शीर्ष चाहिए थे। A पहले से मालूम था, D और E हमने निकाल लिए, तो ADE पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दीजिए। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 फॉर्मूला। अब देखिए ADE ये आपका x1 y1 हो जाएगा, इस बार ये सारे हो चुके हैं। ADE के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा, और ये आपका x3 y3 हो जाएगा। यहां से वैल्यूज पुट करिए। सबसे पहले 1/2 x1 का मतलब 3, x1 का मतलब 3, ब्रैकेट में y2 - y3, y2 - y3, 2 - 3, फिर x2 x1 y1 x2 का मतलब 2, y1 - y2 x2, y3 - y1, y3 - y1, y3 - y1 3 - 0, फिर x3 का मतलब 4, y1 - y2 0 - 2, सॉल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 यानी माइनस का 3 आया, 3 दूनी प्लस का 6 आया, और ये माइनस का 8 आया। कितना आ जाएगा, ये 8 और 3 11 हो गया, और 11 में से 6 चला गया 5, माइनस का
5 बचा ब्रैकेट के अंदर और 2 बचा बाहर। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। अब हमको एबीसी और एडीई दोनों में एक रिलेशन प्रूव करना है, तो दोनों का एरिया हमको मालूम है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 45/2, इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप क्या करें, इसको बिगाड़ रहे हैं और कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और समीकरण 2 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। बराबर में क्या क्या वैल्यूज हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 45/2, तो इसको बिगाड़े दे रहे हैं। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है 45/2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना है 5/2। निगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 कट गया, 5 से ये कट गया 9 बार। ठीक, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू बचा 9, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। यही आपको प्रूव करना था, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, बढ़िया सवाल था। इस तरीके के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, इसलिए ऐसे सवालों को आप, बड़े हैं लेकिन आप इनको इग्नोर मत करिएगा, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं और लॉन्ग में पूछे जाएंगे। जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसमें ये पूछा जाएगा। तो बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन कैलकुलेशन भी नहीं है, बस सोचना है और थोड़ा सा सोच के ठीक दिशा में चलेंगे तो सवाल आपका लग जाएगा। इसको नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु AE,0 व -AE,0 से दूरी सदैव 2a रहती है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है कि उस बिंदु का बिंदुपथ, जो बिंदु गति करता है उस बिंदु का बिंदुपथ इतना होगा। एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु इतने और इतने से दूरी सदैव 2a रहेगी। मतलब एक बिंदु है, एक पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी इससे और इससे, इन दोनों पॉइंट से जो टोटल डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमेशा कितनी रहती है 2a रहती है। इससे और इससे टोटल डिस्टेंस हमेशा 2a रहती है, तो आपको ऐसा प्रूव करना है। ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है, इसमें एक कंडीशन भी दे रखी है, मतलब दे रखी होनी चाहिए कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, जहां, ये ठीक कर लीजिएगा आप, जहां b² = a² E² -1 दिया हुआ है, गिवन है, मतलब इसको आप यूज कर सकते हैं। ये E² -1 है या 1 - E² है, इसको जरा आप एक बार रिकन्फर्म किया जाए। वन माइनस E² है ये, b² = a² और ब्रैकेट में 1 - E², इसको आप यूज कर सकते हैं, जहां करके इतना लिखा हुआ है, वेयर, यहां भी वेयर इतना बराबर इतना। तो देखिए सवाल क्या है, ठीक से अगर समझेंगे तो सवाल में बहुत ज्यादा कुछ जो है तकनीक नहीं है, बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। कहा गया एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी, उस बिंदु की, जो बिंदु गति करता है उस बिंदु की इस बिंदु और इस बिंदु से टोटल दूरी सदैव 2a रहती है। तो यानी इस बात को हमको यूज करना है। हम क्या करेंगे, और जिस बिंदु की इससे और इससे दूरी 2a रहती है उसी पॉइंट का लोकस निकालना है आपको, यानी कि बिंदुपथ निकालना है, इतना आना चाहिए। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है, जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, उस बिंदु को मान लीजिए आप कुछ। सबसे पहले तो पहला काम क्या करेंगे, देखिए समझ लीजिए, पहला काम हम करेंगे, मान लिया हमने एक पॉइंट कोई P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है h, k है, मान लिया हमने, क्या मान लिए h, k।
जब भी बिंदु पद निकालना हो, लोकस निकालना हो, तो एक्स वाई में सवाल नहीं लगाएंगे, एच के में लगाएंगे, और लास्ट में जब सोल्यूशन आ जाएगा तब हम इस एच कामा के को एक्स और वाई से रिप्लेस कर देते हैं लोकस के लिए। ठीक, तो हमने मान लिया जिस बिंदु की बात की जा रही है उस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स हमने एच कामा के मान लिए। माना कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स एच कामा के हैं, तो मान लिए हमने। अब सवाल कह रहा है कि वो पॉइंट इस प्रकार मूव करता है, यानी कि ये P इस तरीके से मूव करता है कि P की इस बिंदु से और इस बिंदु से टोटल डिस्टेंस 2a रहती है। तो इस बिंदु को आप A मान लीजिए और इस बिंदु को आप B मान लीजिए, कहीं पर भी हो सकते हैं क्योंकि तीनों समरेख नहीं है, तो होंगे तो कभी कोई ना कोई ट्रायंगल ही बनाएंगे, लेकिन ट्रायंगल से लेना देना हालांकि आपका नहीं है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट P इस प्रकार मूव करता है, ऐसे गति करता है कि उसकी पॉइंट A और पॉइंट B से डिस्टेंस जो है टोटल वो हमेशा 2a है। तो हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स h, k मान लिए, क्योंकि ये P इस तरीके से मूव करता है कि इसकी A से और इसकी B से जो डिस्टेंस है उनका सम जो है वो 2a है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट P का लोकस निकालना है। तो लोकस कैसे निकालेंगे देखिए जरा, पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए। P के कोऑर्डिनेट्स आपने h, k मान लिए, A के कोऑर्डिनेट्स हमने ae, 0 हमको दे रखे हैं, B के कोऑर्डिनेट्स हमको -ae, 0 दिए हुए हैं। P से A तक का डिस्टेंस और P से B तक का डिस्टेंस जो है ये टोटल डिस्टेंस हमको 2a दिया हुआ है। यानी कि आपको और क्या गिवन है सवाल में, गिवन है आपको PA प्लस PB इज इक्वल टू 2a। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो लोकस कैसे निकालेंगे, जो पॉइंट मूव कर रहा था उसको आपने PH, k मान लिया, जो पॉइंट दिए हैं उनको आपने A और B मान लिया, P की A से डिस्टेंस और P की B से डिस्टेंस का सम 2a दे रखा है आपको। तो आप क्या करेंगे, PA निकाल लेंगे, P की A से डिस्टेंस निकाल लेंगे, P का B से डिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर PA प्लस PB को जोड़ देंगे, उस जोड़ को 2a के बराबर लेकर चलेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर जो आपको प्रूव करना है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी है आ जाएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखिए माना बिंदु P H, K है। गिवन पॉइंट्स क्या है, A के कोऑर्डिनेट ae, 0 और B के कोऑर्डिनेट -ae, 0। और क्या दिया है, और दिया है आपको b² इक्वल टू a² 1 - e², इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है PA प्लस PB इक्वल टू 2a। ये फिगर बनाएंगे आप, PB प्लस PA इक्वल टू 2a, PA प्लस PB इक्वल टू 2a। PA का मतलब डिस्टेंस बिटवीन P एंड A, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे, PA के लिए x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, h माइनस ae का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर यानी k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये PA हो गया। प्लस PB का मतलब हो जाएगा उधर h माइनस और माइनस प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2a। ये आपको इतना गिवन है, ये इतना दे रखा था, ये हमने PA प्लस PB इक्वल टू 2a में वैल्यू रख दी, इसको सॉल्व कर लिया। अब आप क्या करें, अब आप कर दीजिए इसका स्क्वायर, इसमें से एक टर्म को आप उधर ले जाइए फिर स्क्वायर करिए, अंडर रूट
h माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इधर ही रख के कर दें, अगर कुछ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 2ab जब करेंगे तो रूट के अंदर h माइनस ए ई, चलिए दूसरी तरफ ही ले जाइए, देखा जाएगा। और इज इक्वल टू, इसको आप भी रब कर दीजिए, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a माइनस अंडर रूट h प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। ऑन स्क्वायरिंग दोनों पक्षों का वर्क करेंगे, इधर से रूट हट जाएगा और रूट हटेगा, और आप क्या करिए h, चलिए लिख लीजिए एक बार ऐसे, h माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस, इसका रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 4a और अंडर रूट h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आपका हो गया h स्क्वायर, या आप ऐसा करिए सीधे लिख लीजिए, आप नहीं ब्रैकेट ही ओपन कर लीजिए, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए ई माइनस 4a, ब्रैकेट खोल दीजिए अंदर, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2a, चलो छोड़ो इसको भी ऐसे ही लिखा लेने दो, h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ए स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल। सारे टर्म्स आप इस तरफ ले आइए, बाकी का रूट वाला उधर छोड़ दीजिए। तो देखिए 4a स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2ha e इधर आ जाएगा और इधर माइनस का पहले से तो जुड़ जाएगा, माइनस का 4ha e इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस का 4a और अंडर रूट के अंदर वही h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखिए 4 कैंसिल, a से ये कैंसिल, क्या बचेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल, यहां बचेगा a प्लस h ई इज इक्वल टू में बचेगा अंडर रूट के अंदर h प्लस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अभी एक रूट बचा है, एक बार स्क्वायर और कर दीजिए, अगेन स्क्वायरिंग, फिर से स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस h स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2h ए एच ई इज इक्वल टू, यहां रूट हट जाएगा और होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2aeh और प्लस के स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल होगा, हाँ 2ahe और 2ahe कैंसिल हो जाएगा, बाकी h और k एक तरफ करिए, कांस्टेंट एक तरफ करिए, इधर का साफ कर लीजिए, क्या करेंगे, h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक जगह रखेंगे, h स्क्वायर ई स्क्वायर उधर ले जाएंगे और a स्क्वायर ई स्क्वायर इधर ले आएंगे।
तो ये रहेगा एच स्क्वायर, ये माइनस का एच स्क्वायर ई स्क्वायर जाएगा, प्लस का के स्क्वायर, इतना बना रहा, बराबर में ये ए स्क्वायर रहेगा और ए स्क्वायर ई स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा। यहां पे आपको एच स्क्वायर कॉमन मिलेगा, बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बराबर में ए स्क्वायर कॉमन मिलेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब आप वैल्यू यूज कर लीजिए। ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू है बी स्क्वायर, समीकरण 1 आपने पहले यहां पर कहीं बनाया था, समीकरण 1 में आपने लिखा समीकरण 1 से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर यूज करने पर तो क्या हो जाएगा, देखिए एच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह पर अगर यहां से वैल्यू निकाल के रखें तो क्या आएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी यहां क्या रखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये आपका के स्क्वायर रहा और ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो यानी ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से डिवाइड प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपका कैंसिल हो गया, इसको साफ कर दीजिए। क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आपका जो पॉइंट P था, H और K जो मूव कर रहा था, उस P के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको मिल गई। अब क्योंकि उस P का लोकस बताना है, लोकस मतलब बिंदुपथ, तो बिंदुपथ के लिए हमेशा आप जो कांस्टेंट एक पॉइंट मान H, K तो एक कांस्टेंट पॉइंट है ना, तो क्योंकि आपको लोकस निकालना है, बिंदुपथ निकालना, पूरा पथ निकालना, उसका पाथ निकालना, पूरा रास्ता निकालना है, तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को केवल रिप्रेजेंट करेगा। H, K पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट H, K को हमेशा जब भी लोकस निकालना हो तो एक पॉइंट की बात नहीं की जाती है, और H, K जो मानते हैं वो केवल एक पॉइंट की बात करता है। तो इसीलिए जो एक पॉइंट में आपने निकाली हैं चीजें, उनको आप वेरिएबल पॉइंट यानी x और y में रिप्लेस कर देते हैं लोकस के लिए। तो आप लिखते हैं, ये लिखेंगे बिंदुपथ के लिए फॉर लोकस H, K बराबर x, y रखने पर x, h की जगह पर x और k की जगह पर y, यही आपको प्रूफ करना था। लिख लीजिए इसको, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल था, इसको लिखिए और इसको लिखिए, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। आइए देखते हैं। कहा गया एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु माइनस जी माइनस एफ से दूरी सदैव क्या है, सदैव इकाई है। सिद्ध कीजिए उस बिंदु का बिंदुपथ इतना होगा। इकाई है, एक बार सवाल को जरा कंफर्मेशन की जाए सवाल की, सही गलत है कि क्या है। दूरी सदैव ए इकाई है, ए इकाई है। यहां पे ये दूरी सदैव, ये वा नहीं, ये ए इकाई है, यूनिट ए इज ऑलवेज, यूनिटी नहीं है, इज ऑलवेज ए।
मतलब कहने का एक बिंदु इस प्रकार गति करता है कि उसकी बिंदु माइनस जी माइनस एफ से दूरी सदैव ए इकाई है, तो सिद्ध कीजिए उस बिंदु का बिंदुपथ इतना होगा, जहां सी बराबर इतना। आसान क्वेश्चन है। एक बिंदु है, अगर एक बिंदु है तो इसको आप क्या मान लेंगे, एच कामा के मान लेंगे, क्योंकि बिंदुपथ की बात की गई है। एक बिंदु है एच कामा के इस प्रकार गति करता है कि इसकी बिंदु इतने से दूरी, तो इसको पी मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे। इस बिंदु से जो दूरी है वो ए दे रखी है, यानी जो बिंदु गति कर रहा है, जिस बिंदु का बिंदुपथ निकालना है, उस बिंदु की एक किसी दिए गए बिंदु से डिस्टेंस जो दूरी है वो स्मॉल ए है, तो आपको प्रूव करना है कि इस पॉइंट का लोकस ये होगा। तो इस पॉइंट को हमने एच कॉमा के मान लिया, इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे दे रखी है, तो हम इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र से इसके और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, और क्योंकि वो दूरी ए के बराबर दे रखी है तो उस डिस्टेंस को हम ए के बराबर ले लेंगे। फिर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब ऐसा हमको दिख जाएगा तो हम h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, बस इतना सा सवाल है। आइए देखते हैं। आइए आज अपने परंपरागत कलर से सवाल लगाया जाए, ब्लू से। लिखेंगे माना बिंदु P H कॉमा K की बिंदु A माइनस G कॉमा माइनस F से दूरी स्मॉल a है, इसलिए पी ए बराबर स्मॉल ए दिया है। पी ए का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पी x1 माइनस x2, ये x1 का मतलब h माइनस x2 का मतलब g माइनस माइनस प्लस का g होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी k माइनस माइनस s प्लस का f, और ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया। दोनों तरफ का वर्क कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और ये अंदर के होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2gh प्लस के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2kf और इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। इसमें h के वाले टर्म एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी तरफ भेजिए। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2kf इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2kf और इज इक्वल टू, देखिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, अच्छा ठीक, इसको इधर नहीं लिए, ये सारे टर्म इधर ले आइए, तो क्या होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 प्लस ये जो वैल्यू लिखी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये देखिए किसकी वैल्यू रखी, जी सी की, इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे सी। ये देखिए आपका इससे मिलता जुलता आ गया, जितना सॉल्व कर सकते थे हम सॉल्व हो गया है। अब आप क्या करिए, बिंदुपथ के लिए h कामा k को x कामा y से
प्रतिस्थापित करने पर h की जगह पर x, k की जगह y, यही आपको प्रूव करना था। ये आपका सिद्ध हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत बेहतरीन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। इनको आप लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए इन सवालों की। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क। अगले सवाल में क्या किया गया है, यदि तीन बिंदु इतने इतने और इतने संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। कुछ है नहीं, तीनों बिंदु संरेख हैं ऐसा दे रखा है। तो तीन बिंदु हैं तो आपका x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का एरिया आप निकालेंगे और उसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे। अगर संरेख प्रूव करना होता तो हम एरिया निकालते और वो 0 आ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख दे रखे हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एबीसी ये कंडीशन यूज करेंगे। इधर एबीसी के एरिया का फार्मूला लिखेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसको सॉल्व करते चलेंगे, बराबर में 0 रहे, 0 चलता चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपको इतना बराबर इतना लास्ट में मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, अगर आप ठीक कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को आप लगाइएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है तथा उसके दो शीर्षों के निर्देशांक इतने और इतने हैं। यदि तीसरा शीर्ष इतना है जहां y बराबर x प्लस 3, x y है जहां y बराबर x प्लस 3, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई दिया है, दो शीर्ष भी दे रखे हैं, तीसरा शीर्ष भी दे रखा है और एक कंडीशन भी दे रखी है। तो सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC के शीर्ष क्या दिए हैं। एक को A मान लीजिए आप 2,1, B को आप क्या मान लीजिए 3,-2 और C को क्या मान लीजिए x, y। ठीक, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दे रखा है 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता कितना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू कितना दिया है 5। वैल्यूज रख दीजिए सारी। 1/2 उधर चला जाएगा 10 हो जाएगा। ये आपका x1 y1 है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है और ये आपका x3 y3। वैल्यू आ जाइए वैल्यू पे। x1 की जगह आप रखेंगे 2, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 का मतलब -2 और y3 का मतलब y प्लस x2 का मतलब रखेंगे 3, x3 x2 y3 माइनस y1, y3 का मतलब y और y1 का मतलब 1 प्लस x3 का मतलब x, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 मतलब 1 माइनस 2, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और इज इक्वल टू में हो जाएगा 10। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। माइनस का 4 माइनस का 2y प्लस का 3y माइनस का 3 प्लस का x प्लस का 2x इक्वल टू 10। ये 2x और x मिलके हो गया 3x, ये 3x हो गया और ये हो गया प्लस का y हो गया और 4 और 3 7 माइनस का हो गया, उधर चला जाएगा तो प्लस का 17 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सवाल में आपसे को दिया है y बराबर x प्लस 3 है। लिखेंगे
दिया है y बराबर x प्लस 3, समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ यूज कर लीजिए, 1 व 2 से। y की वैल्यू यहां रख दीजिए 3x प्लस y की जगह पर आप रख देंगे x प्लस 3 इक्वल टू 17। ये हो जाएगा आपका 4x और ये 3 उधर चला जाएगा तो 17 में से 3 चला गया, कितना बचा? 14 3 17। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14/4। कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिएगा, कहीं अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो अपना वो सही कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 7/2। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में लिख लीजिए। समीकरण 2 क्या कहता है? y इक्वल टू x दैट इज 7/2 प्लस 3। 3 दूनी 6, 6 7 13 y। आपको तीसरा शीर्ष यानी कि x का y निकालना था। लिखेंगे अतः त्रिभुज का तीसरा शीर्ष cx, y कितना हो जाएगा? 7/2 और 13/2। ये आपका आंसर हो गया। इसको लिख लीजिए और फिर अगला सवाल लगाया जाए। ठीक है, ये आपके वर्टिसेस आ गए, ये शीर्ष आ गए। फिर अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए बिंदु इतने इतने और संरेख। ये तो वही सवाल है, संरेख प्रूफ करना है तो इसका एरिया निकालिए इन तीनों का। x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानिए और x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालिए। सॉल्व करिए। सॉल्व करते करते अगर आपको 0 मिल जाए तो आप कह दीजिएगा कि संरेख है। बस ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन। बस इस सवाल के साथ निर्देशांक ज्यामिति आपकी खत्म हो जाएगी, समाप्त। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A B C के इतने 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 हैं। यदि D E व F क्रमशः भुजाओं BC CA और AD के मध्य बिंदु हैं, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का 4 गुना है। इस सवाल को कायदे से आपको अपने आप लगाना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस सवाल को थोड़ा सा समझाऊंगा और जिस तरीके से, क्योंकि एक सवाल अभी आपने इसके पहले लगाया था 9 टाइम्स, जिसमें था DEF का नहीं था, ADE का था। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें काम ज्यादा करना है, लेकिन आसान है सवाल। देखिए कैसे करेंगे, ज्यादा काम नहीं करना, इसमें भी उतना ही होना है। कहा गया एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्ष इतने इतने और इतने हैं। त्रिभुज ABC के शीर्ष दे रखे हैं। ये आपने A बना लिया, इसके शीर्ष कितने हैं? -7, 8, B है 5, 2, C है 11, 0। त्रिभुज ABC के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, वर्टिसेस दे रखे हैं। कहा गया DEF क्रमशः भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु है। DE और F क्या है? BC CA और AB के मध्य बिंदु। BC का मध्य बिंदु जो है वो D है, CA का मध्य बिंदु जो है वो E है और AB का मध्य बिंदु जो है वो क्या है? F है। ठीक है, ये आपका BC का मध्य बिंदु D हो गया, ये आपका E हो गया और ये आपका क्या हो गया? F हो गया। आपको जो प्रूफ करना है वो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल में एक रिलेशन प्रूफ करना है।
ABC का क्षेत्रफल और DEF के क्षेत्रफल में एक रिलेशन प्रूव करना है। ABC तो ये हो गया आपका A, B और C, तीनों निर्देशांक आपको मालूम है तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरा है DEF, DEF का मतलब DEF, यानी इसका एरिया भी आपको निकालना है। पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस बीच वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में एक रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ABC का एरिया निकाल लेंगे। जो निकाल सकते हैं वो पहले लिख लीजिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आप फॉर्मूले से निकाल लेंगे और जो भी आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। भाई ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3। सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस सवाल को आपको अपने आप लगाना है। हालांकि मैं पूरा सोल्यूशन लगभग ओरल मैनुअली आपको ओरली आपको बता दूंगा, लेकिन सोल्यूशन सुन के बाद में आपको समझ के घर पे अपने आप लगाना है। A, B और C तीनों वर्टिसेस हमको मालूम है, तो ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए, उसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 सारी वैल्यूज पुट करिए, उसको कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, जो भी आएगा उसको इक्वेशन 1 बना दीजिएगा। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकालना है। तो DEF निकालने के लिए D, E और F इन तीनों ही वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको निर्देशांक चाहिए। कैसे निकालेंगे निर्देशांक? देखिए D क्या है, BC का मध्य बिंदु D है, B और C का मध्य बिंदु D है, यही तो कहा गया है। BC का मध्य बिंदु जो है वो क्या है, BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। B और C का मिड पॉइंट D है, तो B और C का मिड पॉइंट आप निकाल लीजिए। भाई दो बिंदुओं को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इसका क्या आ जाएगा, 5 + 11/2, ऐसे लिखेंगे 5 + 11/2 और कामा 2 + 0/2, यही तो आएगा। क्या आ जाएगा, 11 5 16 और 16 का आधा 8, 11 5 16, 16 का आधा 8 और ये 2/2, ये 8,1। डी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, 8,1। इसी तरीके से ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर x1 + ये AC का मध्य बिंदु है, तो 11 में से 7 चला गया, कितना बचा 7 और 4 11, 4 का आधा 2 और 8 + 0 8, 8 का आधा 4, x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसी तरीके से f के कोऑर्डिनेट्स 5 - 7 -2 बचेगा, -2/2 यानी -1 और 2 और 8 10, 10 का आधा 5। तो कहने का मतलब है BC, CA और AB के D, E और F क्योंकि मध्य बिंदु हैं, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 वाले फॉर्मूले से आप D, E और F के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। D, E और F के जब कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए तो आप ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अब आप निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF निकाल लेंगे, वही फार्मूला 1/2 x1 त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जो भी आएगा उसको इक्वेशन नंबर 2 बना देंगे। दोनों इक्वेशंस को फिर डिवाइड कर दिएगा, जैसे उसमें क्या समीकरण 1 / समीकरण 2 लिखेंगे, इतना बटे इतना आ जाएगा। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी और जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उन दोनों को सॉल्व करके आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, जैसे आपने 9 वाला सवाल लगाया था। ठीक, इस तरीके से आपको ये वाला सवाल लगाना है और इस वाले सवाल के साथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल विधिवत खत्म होता है। जिस तरीके से आपको जितने भी आपको चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं पॉलिनोमियल से लगाकर, पॉलिनोमियल से शुरू किया था, उसके बाद जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, पॉलिनोमियल पढ़ाया गया, लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया गया यानी कि समांतर श्रेणी पढ़ाया गया, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया गया। जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं, इन चैप्टर्स में कहीं पर भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन का फर्क महसूस नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके पूछने के समय में आपको उपलब्ध नहीं हूं, लेकिन इसकी भी व्यवस्थाएं हैं। जब आप क्लासेस देखें, आपको जो भी दिक्कत हो, जिस क्लास में दिक्कत हो, उस क्लास के नीचे वाले कमेंट सेक्शन में अगर आप अपनी समस्या दर्ज कराएंगे तो उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी सवालों की क्वालिटी और सवालों की क्वांटिटी, सवालों की संख्या में भी हमने जरा सा भी शॉर्टेज नहीं की है, मतलब विधिवत सवाल लगवाए गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगवाए गए हैं, ऐसा सोचकर कि आपको किसी और रिसोर्स, किसी और साधन की जरूरत ना पड़े मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। अगर आप इन क्लास के लिए, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इन क्लास के साथ रेगुलरिटी अपनी बनाए रखते हैं तो आपको कहीं और किसी और से पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन सवालों को लगाइए और इनको बेस बनाकर अपनी बुक से प्रैक्टिस करिए।
जहां पर कोई समस्या है वहां पर आप पूछिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने सफलतापूर्वक खत्म किया। अब इसी क्रम में जो भी अगला चैप्टर होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, और इसी तरीके से पहली क्लास से लास्ट क्लास तक, पहली कॉन्सेप्ट से लेकर आखिरी कॉन्सेप्ट तक हम चलेंगे। कोई भी चीज बीच में आप टॉपिक जो भी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा जाएगा। बस आप क्लास के साथ बने रहिए रेगुलर और पढ़ते रहिए। और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, अगर आपको क्लास अच्छी लगती, बेनिफिशियल लगती है, तो आप खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और ठीक है, फिर पढ़ते रहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, देखेंगे कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।